Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो मैंने बहुत डिमांड के बाद बनाई। आप में से कई सारे लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए कहा, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो नहीं बन सकती, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में बनाया है। और आप 3 पार्ट्स में लगभग कोशिश मैंने की है कि कवर कर सकूं, लेकिन फिर भी चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारी हैं। तो शुरू करते हैं। पहले जाने फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है। फिगर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड फिगरा से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है समथिंग रिमार्केबल। तो फिगर्स ऑफ स्पीच वास्तव में अगर जाने तो कुछ रिमार्केबल तरीके से कहने का तरीका ही है। Figures of speech is obviously a remarkable way of saying something so that a stylistic effect may be produced. Figures of speech are used as tools by most of the writers with a purpose to make language more meaningful, more attractive, more expressive and more memorable. ये पर्पस है फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करने का, ताकि हमारी लैंग्वेज ज़्यादा मीनिंगफुल हो सके, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके, उसमें एक्सप्रेशंस ज़्यादा आ सके। और एक बड़ी बात कि अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच कई बार यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा मेमोरेबल भी हो जाती है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच किस तरीके से यूज़ की जा सकती हैं, उसके बहुत से तरीके हैं। एक सिंगल वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है, कहीं से शब्द हटाया गया हो सकता है या फ्रेज हटाई गई हो सकती है, रिपीटिशन हो सकता है वर्ड्स का या साउंड का, या कोई सेंटेंस का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सब तरीके की फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकती हैं। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे किस तरीके के क्लासिफिकेशंस फिगर्स ऑफ स्पीच के किए गए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने उस क्लासिफिकेशन को चुना है जिसमें आपकी मैक्सिमम फिगर्स ऑफ स्पीच कवर हो जाती हैं। पहला है सिमिली मेटाफर, जो सिमिलरिटी और एग्रीमेंट वाली चीज़ों पे को डिफाइन करता है। फिगर्स ऑफ स्पीच जो एसोसिएशन पे बेस्ड होती हैं, मेटोनिमी एंड सिनेक्ट्रॉकी। फिगर्स ऑफ स्पीच जो डिफरेंस बताती हैं, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन। फिगर्स ऑफ स्पीच जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल। फिगर्स ऑफ स्पीच इनडायरेक्टनेस पे बेस्ड होती हैं, आयरनी, सरकाज्म। फिगर्स ऑफ स्पीच साउंड पे बेस्ड होती हैं, एनोमेटोपोइया एंड एलिटरेशन एंड ऑल्सो पन। and figures of speech based on construction, interrogation and exclamation. So first we would discuss about simile and metaphor. So what is simile? A simile is a figure of speech in which comparison is made between two different things, objects by using specific words like and as. ये आप सभी लगभग जानते हैं कि सिमिली वो होती है जिसमें दो अलग अलग तरीके की चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करने के लिए इन वर्ड्स like और as का यूज किया जाता है। Simile is often used to introduce concrete image about abstract concept or ideas. जैसे देखिए, ही इज हंग्री लाइक ए वोल्फ, तो ही का कंपैरिजन इन्होंने किससे किया? वोल्फ से किया। अब हंग्री, हंग्री यानी भूखा। भूखा जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। उस भूख को डिफाइन करने के लिए इन्होंने कॉन्क्रीट इमेज ली है और उससे इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, यानी उसकी कंडीशन उस भूखे वोल्फ की तरीके से है इस समय। हिज हार्ट इज एज कोल्ड एज आइस। दिल कितना ठंडा है? ठंडा, यानी ठंडा, ठंडे को डिफाइन कराने के लिए एक कॉन्क्रीट इमेज चाहिए। वो कॉन्क्रीट इमेज किसकी है? आइस की है। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, शी इज एज शार्प एज ए नीडल। तो इस तरीके से इसमें लाइक और एज का यूज किया है। ये सब सिमिली है। बेसिक प्रॉब्लम आपकी मेटाफर के साथ आती है, तो मेटाफर को देखते हैं। इट इज ए वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच एंड कैन बी यूज्ड इन पोइट्री, प्रोज, स्पीच, सॉन्ग, फिल्म, म्यूजिक, सब जगह इसका यूज होता है। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग आर कंपेयर्ड बाय सेइंग वन थिंग इज द अदर।
एक चीज दूसरे के जैसी नहीं है, एक चीज दूसरे के जैसी है सिमिली में, एक चीज दूसरी ही बना दी गई, यानी वन थिंग इज दी अदर, एक चीज को दूसरा ही कह दिया गया। इस तरीके का कंपैरिजन हो तो उसे मेटाफर कहते हैं। मेटाफर इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली because like simile there is comparison but it is implied and words like and as are not used। मतलब इसमें like और as यूज नहीं होगा लेकिन कंपैरिजन ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा है, और एक चीज को ये कह दिया जाएगा कि वो दूसरी चीज ही है, दूसरी चीज की तरह नहीं है। जैसे देखिए, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज वाइल्ड जस्टिस है, वाइल्ड जस्टिस की तरह नहीं है, वाइल्ड जस्टिस है। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ क्या है? ड्रीम है। वन थिंग लाइफ, ड्रीम अदर थिंग। एक चीज को दूसरा ही कह दिया गया, उसकी तरह नहीं कहा। ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया क्या है? एक स्टेज है, उसकी तरह नहीं है। तो इसमें इस लाइक और एज यूज नहीं होंगे और एक चीज को दूसरा ही कह दिया जाएगा। ही इज ए वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, शी इज द एप्पल ऑफ माई आई। नाउ कम टू द एक्सटेंडेड मेटाफर। देखिए, मेटाफर से ही रिलेटेड एक चीज है एक्सटेंडेड मेटाफर। अब ये एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है कि जब मेटाफर को ग्रेट डिटेल में आप डेवलप करें तो वो एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ा हुआ। बढ़ा हुआ कैसे? कि आपने अभी पिछली स्लाइड में एग्जांपल्स देखे कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एक सेंटेंस का है, लेकिन ये डिटेल्स कैन वेरी फ्रॉम ए सेंटेंस, दो शब्दों से नहीं। अगर वो सेंटेंस के सेंटेंस आगे चलती जाए, वही कंपैरिजन, वो पैराग्राफ में भी चले, वो पेज में भी चले, वो पूरे वर्क में चले, तो यानी अगर एक ही कंपैरिजन शुरू हुआ दो शब्दों से, दो शब्दों के बाद वो उसी सेंटेंस में भी वही जा रहा है, पैराग्राफ में भी वही जा रहा है, पेज में भी वही कंटिन्यू कर रहा है, पूरे वर्क में कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे मेटाफर को कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रोस्ट की फेमस पोएम है और ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल है। इन्होंने इसमें शुरू में ही पोएम में लाइफ की जर्नी को फॉरेस्ट की जर्नी से कंपेयर किया है और वो कंपैरिजन पोएम की पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक चलता रहा है। तो ये सिर्फ मेटाफर नहीं है बल्कि ये क्या है? एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी लंबा करके बताया। इसी तरीके से होप इज द थिंग विद फीडर, एमिली डिकिंसन की पोएम है, इसमें भी इन्होंने होप का कंपैरिजन बर्ड से किया है और वो कंपैरिजन पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक चलता ही रहा है अलग अलग तरीके से। ये भी एक्सटेंडेड मेटाफर है। इसी तरीके से शेक्सपियर की फेमस स्पीच ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, ये मैंने बता दिया, फिर भी देखिए उसमें लाइक और एज यूज होते हैं सिमिली में, लेकिन मेटाफर में कंपैरिजन लाइक और एज से नहीं होता। इसमें वन थिंग और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लाइक अनदर, वो कहते हैं कि एक चीज दूसरे जैसी है, जबकि उसमें क्या कहते हैं मेटाफर में? वन थिंग और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनदर, एक चीज दूसरी ही है। कंपेयर्स थिंग एज बीइंग सिमिलर, इसमें चीजें सिमिलर मानी जाती हैं, उसमें सेम मानी जाती हैं। एग्जाम्पल्स आपको दे चुके हैं, लाइफ इज लाइक ए जर्नी और कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, पहले भी एक्सप्लेन करें, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी पोएम में मेटाफर को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट कंपैरिजंस। जो भी आप पढ़ रहे हैं, पोएम या ऐसे या प्रोज या स्टोरी, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कंपैरिजंस ढूंढिए कि किस चीज का कंपैरिजन किस लाइन में किससे किया गया, किसका किससे किया गया। आप उन कंपैरिजन, पहला स्टेप आपने कंपैरिजन ढूंढ लिए। अब आप उन कंपैरिजंस में से देखिए कि डू नॉट नोटिस कंपैरिजंस दैट यूज लाइक और एज। जो कंपैरिजन लाइक और एज लगा के किए गए हैं उनको हटा दीजिए, उन्हें नहीं मानना। उसके अलावा वाले कंपैरिजंस को देखिए और उन कंपैरिजंस में से मैक्सिमम कंपैरिजंस मेटाफर्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत आसानी से नहीं आ पाता, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में मेटाफर पहचानने में गलती करते हैं। तो इस बात की प्रैक्टिस कीजिए आप कि
जो भी पढ़ रहे हैं, कोई भी पोएम या स्टोरी, उसमें रूटीन से देखते रहिए कि क्या क्या कंपैरिजंस हैं। जब आप इंटेंशनली उन सारे कंपैरिजंस को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा कि राइटर्स जो हैं वो किन चीज़ों को और किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी समय कंपैरिजंस को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। तो मुझे लगता है कि आप मेटाफर को पहचानना सीख जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप सिमिली और मेटाफर को जान गए। इसके आगे दूसरी स्लाइड बनाएंगे, उसमें देखिएगा। सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।